हेलो। हाँ बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए बच्चों, तो हमने एमओटी पढ़ ली थी। आज एमओटी को एकदम शॉर्ट फॉर्म में लेके आते, है ना, तो छोटा करते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए अपन इसको समझते हैं बेटा। सबसे पहले हेडिंग डाला मैंने, कंसेप्ट ऑफ, ठीक है ना, बॉन्ड कंसेप्ट अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऑर्डर का कंसेप्ट क्या है ये अपन देखते हैं बेटा। सुनो, बॉन्ड ऑर्डर आप जानते हो क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स, इसी को बोलते हैं बच्चों। बॉन्ड ऑर्डर का सिंपल सा मीनिंग ये होता है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। अब देखो बेटा, ये जो बॉन्ड ऑर्डर है ना, बॉन्ड ऑर्डर में भी जीरो, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल वैल्यू और नेगेटिव, ऑल आर पॉसिबल। देखो बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर क्या कह रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर आप हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव हो सकता है, फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकती है और नेगेटिव वैल्यू हो सकती है। देखो बेटा, पॉजिटिव और फ्रैक्शनल वैल्यू ये तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं ना। ये नेगेटिव कैसे पॉसिबल है बच्चों, बताओ बताओ, नेगेटिव कैसे पॉसिबल है? वैभव कुलरिया, बता भाई। वैभव कुलरिया क्लास में है क्या? देखो बेटा सुनो, ध्यान देना, सुनना बेटा। देखिए, सपोज मेरे पास ये कोई एक एनर्जी लेवल डायग्राम है, ठीक है। ये ले लिया बेटा मैंने, ये मैंने ले लिया H2+ का, ठीक है। H2+ का एनर्जी लेवल डायग्राम ऐसे आया था बच्चों। H2+ का एनर्जी लेवल डायग्राम ऐसे आया था। अब मुझे कहा, अगर मान लीजिए मैं क्या कहता हूं कि इसको एनर्जी मिली, एनर्जी विजिबल लाइट, है ना, कहां से मिली? विजिबल लाइट से इसको एनर्जी मिली। तो जैसी एनर्जी मिली, है ना बेटा, बोलो ये क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन बेटा एक्साइट होके ऊपर जा सकता है? बोलो बच्चों, अगर इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके ऊपर जा सकता है? जब ये एक्साइट होके ऊपर जा सकता है, तो अब देखो बेटा सुनो क्या हुआ कि ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ये ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया बेटा, ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ऊपर चला गया। अब देखो बेटा सुनो, यहां अगर आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते तो 1 - 0/2 0.5 आता, और यहाँ बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे 0 - 1/2, तो ये माइनस में आ गया कि नहीं आ गया बच्चों? तो नेगेटिव जो बॉन्ड ऑर्डर है ना, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर ही पॉसिबल है। नेगेटिव बॉन्ड ऑर्डर कब पॉसिबल है बच्चों? ए पॉइंट ऑफ टाइम, एक ही, एक कोई टाइम पर ही पॉसिबल है, हर बार नहीं है, ठीक है ना। ये समझ में आ गया बच्चों? बोलो, तो मैं कह सकता हूं नेगेटिव बॉन्ड ऑर्डर इज
possible only for a point of time, ठीक है, only for a point of time due to excitation of electron, due to excitation of electron from PMO to ABMO, ठीक है बच्चों, ये बात सुन आ गई। नेगेटिव बॉन्ड ऑर्डर इज पॉसिबल ओनली फॉर ए पॉइंट ऑफ टाइम, ये समझ आ गया बच्चों? बोलो बेटा, ये क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए अब हमने बेटा जब बॉन्ड ऑर्डर निकाला था तो बॉन्ड ऑर्डर का एक फॉर्मूला पढ़ा था, NB N AB डिवाइडेड बाय 2 पढ़ा था, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2 पढ़ा था बच्चों। अब सुनना ढंग से बेटा, देखो अगर मैं बोलूं केस फर्स्ट, मैं कहता हूं कि NB ग्रेटर देन NAB है बेटा, है ना? तो मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर अपन बोले NB ग्रेटर देन NAB तो बॉन्ड ऑर्डर किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा ना? बॉन्ड ऑर्डर किस में आएगा बच्चों? पॉजिटिव में आएगा। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आएगा तो बताओ स्पीसीज का एग्जिस्टेंस होगा? बोलो बेटा, उस स्पीसीज का एग्जिस्टेंस होगा तो अपन क्या बोलेंगे? एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं बोलूं केस सेकंड कि मान लीजिए एन बॉन्डिंग और एन एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, ये दोनों ही बराबर आ गई, बोलो बच्चों ये दोनों ही, तो देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 0, क्या बोलेंगे? नो एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज, बोलो बच्चों नहीं होगा। अच्छा अब बताओ केस थर्ड, अगर मैं बोलूं कि NB कम है, ये आ गया, अब बताओ अब बॉन्ड ऑर्डर किस में आएगा? नेगेटिव आएगा। एक बार बताओ, क्या एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग से ज्यादा हो सकते हैं क्या? क्या एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग से ज्यादा हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। आप सोचो कि आपने घर की फाउंडेशन बनाई नहीं और ऊपर से आपने पहले बना दिया, ऐसा पॉसिबल हो सकता है बच्चों? नहीं हो सकता ना। तो ये भी पॉसिबल नहीं है बेटा, नो एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज, ठीक है बेटा, नो एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज, समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, अब एक बात सुन लो बेटा, अब कोई बच्चा कहेगा सर आपने अभी बोला था ना कि नेगेटिव वाला पॉसिबल है, लेकिन मैंने आपसे क्या बोला था कि वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए पॉसिबल है, एक पॉइंट ऑफ टाइम के, तो अपन उसको वैसे कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है ना? आपको पूछ ले कि हो सकता है, हो सकता है, लेकिन आप मुझे बताओ जो ऊपर गया है उसको वापस नीचे लौटना पड़ेगा ना, क्योंकि वो हायर स्टेट में तो स्टेबल रहेगा नहीं, वो वापस कौन सी स्टेट में आएगा? वो वापस रिटर्न हो जाएगा। समझ आ गया बच्चों? ठीक है ना? तो बात समझ आ गई बच्चों? ठीक है, चलिए अब बात को बेटा आगे बढ़ाते हैं अपन। अब देखो बेटा बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैंने लिखा टोटल इलेक्ट्रॉन। आपको 2 की टेबल आती है बच्चों? आती है क्या? बोलो। 2 की टेबल आती है सबको? तो मेरे को भी आती है, मैंने सही लिखी है क्या? देखो बेटा, क्या 2 की टेबल मैंने सही लिखी है? ओहो क्या बात है, बढ़िया बेटा। अब देखो बेटा इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो क्या आता है? देखो आपको 10
10 12 32 10, ये लिखा मैंने। जब टोटल इलेक्ट्रॉन 2 होंगे तो बॉन्ड रहेगा 1। आप चेक कर लो, हमने सबका निकाला था बच्चों, हमने सबका निकाला था। तो याद कर लो बेटा, 10 10 12 32 10, बोलो 10 10 12 32 10, 10 10 12 32 10। इसको बेटा 4-5 बार रिवाइज करो, कर लिया। अब इसको है ना यूज कैसे लेना है ना, वो अपने को सीखना है। 10 10 12 32 10 को सबसे पहले देखो बेटा, एक चीज और मैं बता देता हूं कि अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो मुझे बताओ बेटा, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, बोलो बच्चों। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अच्छा बताओ, अगर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो बताओ उसकी उसको तोड़ने में हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, बोलो बच्चों, देनी पड़ेगी। अच्छा बताओ, अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम आएगा ना। बॉन्ड ऑर्डर अगर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम आएगी ना, ये तो पता है बच्चों। याद करो, एक टेबल बनाई थी हमने, है ना, sp3d हाइब्रिडेशन पढ़ने से पहले। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की 1.54, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की 1.34 और ट्रिपल बॉन्ड की 1.20। ऐसा पढ़ाया बच्चों को ने, पढ़ाया बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अब इसको यूज कैसे लेंगे, चलिए अपन इसको सीखते हैं बेटा। ये बेटा ठीक है, इसमें देखो बेटा, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन, आप मुझे बताओ, सबसे पहले बताओ न्यूट्रल ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताओ बच्चों। न्यूट्रल ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, O2 में, O2 में बताओ 16, ये आ गई 16। अब देखो बेटा, प्लस है उस तरफ तो कम करते जाओ, और जिधर माइनस है उधर बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे बच्चों, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, ध्यान दीजिए, ऊपर जब 18 इलेक्ट्रॉन है तो देखो बेटा बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 16 है तो 2 आ रहा है, 14 है तो 3 आ रहा है। आ रहा है क्या बच्चों, 18 का, 16 का और 14 का, ये देख लो। अब अब देखो बेटा सुनो, अब आप कहोगे कि 17 वाला कैसे करूं सर, देखो बहुत ही सिंपल है, मुझे बताओ 17 इन दोनों के बीच में है ना बेटा, इन दोनों के बीच में। तो 17 का क्या करना है आपको निकालने के लिए, इन दोनों का एवरेज ले लो बेटा, है ना। तो क्या करोगे, देखो 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, इसका आ गया 1.5। यहाँ देखो 2 + 3 बेटा कितना आ गया, 2.5 आ गया क्या, आ गया बच्चों, समझ में आया कैसे निकाला, क्लियर है बच्चों, बोलो। तो अब देखो बेटा सुना, इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या क्या है हमारे पास, हमारे पास समझ में आ गया। देखो बेटा ये आया हमारे पास, आया। अब देखो बेटा, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है, तो देखो जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, है ना, उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी ना बच्चों। जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो बेटा देखो बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है O2 - 2 का, तो O2 - 2, O2 - 1, O2, O2 + 1 एंड O2 + 2, बोलो बच्चों, लिख सकता हूं, बोलो बच्चों। अच्छा अब अगर आपसे पूछे कि बताओ इनकी बॉन्ड एनर्जी बतानी है,
बॉन्ड एनर्जी बतानी है, ठीक है? तो बताओ बॉन्ड एनर्जी उल्टी हो जाएगी क्या बच्चों? बोलो बेटा, सही है? सही है क्या? बॉन्ड एनर्जी, देखो बॉन्ड एनर्जी क्या है? बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है बच्चों? या आप चाहो तो इसको अलग लिख लो यहाँ पर, है ना? ऐसा लिख लो, देखो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, ठीक है? ये बात समझ में आएगी? अरे बात समझ में आएगी? जिसमें बॉन्ड ज्यादा है उसको तोड़ने में एनर्जी ज्यादा ही लगेगी ना? जिसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा है उसको तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगेगी। ये एग्जांपल समझ आया बच्चों? अब देखो अगले में चलते बेटा, सुनो। मैं लेता हूं P2 -2, P2 -1, P2 P2 +1 एंड P2 +2। अब देखो बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले बताओ B2 में कितने? 10 है, कम करते जाओ, है ना? और B2 -2 में बताओ, B2 -2 में बताओ आपके, देखो इधर 11 और इधर 12 हो गए बच्चों। अब देखो, अब इनका बॉन्ड ऑर्डर देखो बेटा, सुनो ऊपर देखो, ये पढ़ा 12 वाले का, 10 वाले का और 8 वाले का पढ़ा है? तो देखो 12 वाले का 2, 10 वाले का 1 और 8 वाले का 0। देखो ये पढ़ा ऊपर, देखो 8 वाले का 0, 10 वाले का 1, 12 वाले का 2। अब मुझे बताओ बच्चों 11 का क्या होगा? 11 वाले का क्या होगा? तो इसके दोनों तरफ 2 और 1 है, एवरेज ले लो 1.5 और 0.5। समझ में आ गया? बोलो बच्चों, समझ में आ गया क्या? आ गया? सबको क्लियर है? सबको? बोलो बच्चों, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, तो इसको भी आप निकाल सकते हो, ठीक है? अब देखिए अगर मैं ऐसा बोलूं कि इफ टू स्पीसीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, then species having less number of electrons will be more stable। अब बेटा ये क्या लफड़ा है ये समझना, इस पॉइंट को समझाता हूं मैं। देखो बेटा मेरे पास एक H2 है, एक H2 -1 है और एक H2 +1 है, ठीक है? सबसे पहले आ जाओ टोटल इलेक्ट्रॉन, देखो 2, 3 और 1 है बच्चों। अब मुझे बताओ ऊपर देखो और 2 वाले का बॉन्ड ऑर्डर बताओ। बताओ बच्चों टोटल इलेक्ट्रॉन जब 2 है, समझ में आ गया? आप बताओ अगर किसी में इलेक्ट्रॉन ही 0 है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? अगर किसी में इलेक्ट्रॉन ही 0 है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? 0 ही आएगा ना? आएगा बच्चों? तो बताओ 1 इनके बीच में होगा? 1 इनके बीच में होगा? होगा। तो 1 वाले का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा फिर? 1 वाले का 0.5 आएगा बच्चों? आएगा। तो देखो बेटा सुनो, अगर अपन इनका बॉन्ड ऑर्डर देखें, देखो इसका 1, इसका 0.5 और 3 वाले का बताओ, 3 वाले का बताओ बच्चों, 3 किस किस के बीच में आया? 3 किस किस के बीच में आया? 2 और 4 के बीच में। 3 किस किस के बीच में आया बच्चों? 2 और 4 के बीच में। तो 2 का है 1 और 4 का है 0, तो कितना आया बॉन्ड ऑर्डर? 0.5 आया बच्चों? आया बच्चों? आ गया। अब एक चीज बताओ बेटा, अब ध्यान दीजिए, देखो इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर इक्वल आ रहा है। तो अब देखो बेटा इसको डिसाइड कैसे करेंगे, समझना ढंग से। अगर मैं बोलूं कि स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा H2 की, फिर H2 +1 की और फिर H2 -1 की। अब ऐसा क्यों बोला वो मुझे समझना है। देखो बेटा सुनो, अगर मैं H2 +1 का
एनर्जी लेवल डायग्राम बनाता हूं, है ना। तो H2+1 का एनर्जी लेवल डायग्राम ऐसा बनेगा। ये तो बना H2+1 का, ठीक है। और अगर मैं मान लीजिए H2 माइनस का एनर्जी लेवल डायग्राम बनाता हूं, पर एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि देखो H2+ में जो भी सारे इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में ना, H2+ में जो भी सारे इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में, और H2- में एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में चला गया ना बेटा, चला गया ना। एंटी बॉन्डिंग याद करो, एंटी बॉन्डिंग लेस स्टेबल होते हैं, याद है क्या। देखो एंटी बॉन्डिंग मैंने बताया था क्योंकि इनमें रिपल्शन ज्यादा होगा तो ये लेस स्टेबल होंगे जब अपन ने इनको बनाया था। याद करो, देखो ये पढ़ा बेटा, दिख रहा है ये आपके सामने, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्टेबिलिटी कम क्योंकि एनर्जी ज्यादा होती है, याद करो। तो इसका मतलब समझ में आया कि बेटा जिसमें इलेक्ट्रॉन उसमें एंटी बॉन्डिंग में भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। बताओ बच्चों, जिसमें अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो कंफर्म है उसके एंटी बॉन्डिंग में भी तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। अरे बोलो, एक बात बताओ, जिसके पास पैसे बहुत ज्यादा है तो उसके मकान की हाइट बहुत ज्यादा होती है ना। अरे जिसके पास पैसे बहुत ज्यादा हो उसके मकान की हाइट, बहुत लंबा चौड़ा मकान बनाते हैं, अरे बनाते हैं। तो बस वही बात यहाँ समझनी है आपको कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसके एंटी बॉन्डिंग में भी इलेक्ट्रॉन होंगे, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी बच्चों कम होती है, कम होती है। समझ में आ गया। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है, जिसमें इलेक्ट्रॉन कम है ना वो ज्यादा स्टेबल है, बस ऐसे समझ लो आप। जिसमें इलेक्ट्रॉन कम है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है बच्चों। समझ में आ गई बात, बोलो बच्चों, ठीक है। अरे क्लियर है बच्चों, ठीक है। चलो बच्चों बात को आगे बढ़ाते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, N2-2, N2-1, N2, N2+1, N2+2, ठीक है। अब देखो बेटा इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन का, तो देखो बेटा N2 में 14 होते हैं, 13, 12, 15, 16 बॉन्ड ऑर्डर। 16 वाले का बॉन्ड ऑर्डर बताओ बच्चों। देखो 2 आया था, इसका 3 आया, 12 वाले का 2 आया था। ये ऊपर देखो बेटा, ये याद कर लो, अभी बताया था ना 10 10 12 32 10, ये बताया था बच्चों। यहां से 2 की टेबल याद करो आप, 2 की सिखाई है और उसका बॉन्ड ऑर्डर बताया मैंने बच्चों, बताया है क्या। अब देखो बेटा सुनो, बताओ 15 वाले का कितना आएगा। 15 वाले का 15 वाले का कितना आएगा बच्चों, 2.5 आएगा बच्चों। और 13 वाले का, 13 वाले का भी 2.5 आ गया बच्चों। अब देखो बेटा, इसका और इसका बॉन्ड ऑर्डर सिमिलर है, और इसका और इसका बॉन्ड ऑर्डर सिमिलर है कि नहीं बच्चों, बोलो। सिमिलर है बच्चों बॉन्ड ऑर्डर। तो देखो अब हमें इनकी स्टेबिलिटी डिटरमाइन करनी है, कैसे करेंगे समझते हैं बच्चों। देखो सबसे पहले N2 हो गया। अब मुझे बताओ इन दोनों में पहले किसको लूं, N2+1 या N2-1, बताओ बच्चों। N2+1 लेंगे, वेरी गुड नेहा दादीच। N2-1, फिर N2+2 और N2-2। क्या बच्चों आपको समझ में आया, आपको समझ में आया क्या, ठीक है, ओके। ओके बच्चों, अब देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट नेक्स्ट अपन बात करते हैं। देखो बेटा सुनो, देखिए आइसो
इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। मैंने क्या बोला? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर, बट स्पीसीज हैविंग सेम बॉन्ड ऑर्डर मे बी और मे नॉट, ऐसे लिख लेते हैं। मे और मे नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक, है ना बेटा? आप देखो इस टेबल में, देखो बेटा, ये जो अभी लिखी थी, बहुत सारों के बॉन्ड ऑर्डर एक जैसा है। देखो बेटा, जैसे आपने देखी, ये दोनों के बॉन्ड ऑर्डर 1 1 है, लेकिन क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? क्या नहीं है ना? नहीं है ना बच्चों? समझ में आ गई बात? लेकिन अगर वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ना, तो कंफर्म वो क्या, उनके बॉन्ड ऑर्डर सिमिलर रहेंगे। ठीक है ना? तो अब देखो बेटा, सुनो, एक मिनट बेटा, बॉन्ड यहाँ पे ऑर्डर लिख देता हूँ। देखिए बेटा, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, N2CO Cn माइनस और NO प्लस। अब बेटा चेक करो कि इनमें सारों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, बताओ बच्चों। इन सारों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, बताओ बच्चों। सब में 14 है, चेक कर लो। देखो, 2 नाइट्रोजन है, 7 इंटू 2, 6 प्लस 8, 6 प्लस 7 प्लस 1, और नाइट्रोजन में 7 प्लस 8 माइनस 1। तो सारों में बच्चों 14 इलेक्ट्रॉन है बेटा? तो जब सारों में 14 इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा क्या होगा, है ना, आपका all have bond order 3। सबका बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा बच्चों, बोलो बेटा। सबका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा बच्चों, बोलो। ओके बच्चों, समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो बेटा, सुनो एक बात बताओ, ये NO है और ये NO प्लस है ना? बताओ बच्चों, NO में कितने इलेक्ट्रॉन है, बताओ। NO में कितने इलेक्ट्रॉन है? 15 है ना? 15 है बच्चों। और NO प्लस में 14 हो गए, 14 हो गए बच्चों। आप बताओ, देखो NO आपका है पैरामैग्नेटिक, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक, है ना? अब देखो, इसका अगर आप बॉन्ड ऑर्डर देखोगे, इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है बच्चों 2.5, और इसका कितना आएगा, 3 आएगा ना? आएगा बच्चों? तो बताओ इस प्रोसेस में क्या हुआ बेटा, इस प्रोसेस में बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया ना? बोलो बच्चों, 2.5 से 3 हो गया, और मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होगी बच्चों, वो चेंज होगी क्या? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज चेंज होगी बच्चों। आ गया? ठीक है। अब देखो बेटा, सुनो, अब बात करते हैं अपन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की, इसको समझो। देखो बेटा, मैंने बोला पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्या होता है बच्चों, बताओ, याद है क्या? पैरामैग्नेटिक किसको बोलते हैं, बोलो बच्चों। पैरामैग्नेटिक किसको बोलते हैं? अट्रैक्ट बाय मैग्नेट, है ना? अट्रैक्ट बाय मैग्नेट, पक्का? ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताओ, अगर वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहे, इसका मतलब उनके पास क्या है, उसके पास क्या है, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखो बेटा, सुनो, अब पैरामैग्नेटिक का पता कैसे करोगे, ध्यान दो। देखो बेटा, आपके
ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, ओड समझ गए, ओड नंबर में आए, ठीक है, प्लस आपके 10, 16 एंड 32 ये इलेक्ट्रॉन्स। देखो बेटा ये B2 था, ये O2 था और ये S2 होगा बच्चों, है ना, याद है क्या? B2 O2 ये मैंने एक्सप्लेन किया आपको, अरे ये एक्सप्लेन किया मैंने आपको, किया ना बच्चों, बताओ। अब देखो बेटा सुनो, इसको याद ऐसे रखो, देखो BOS बोस बन गए, BOS साथ में बोलो, साथ में क्या है ये बोस है बेटा, तो बोस इज ऑलवेज पैरामैग्नेटिक, बोस क्या है? ऑलवेज पैरामैग्नेटिक। अब एक बात बताओ, अब बेटा O2 पैरामैग्नेटिक है ना, अरे O2 पैरामैग्नेटिक है ना, ये थ्योरी दी इसीलिए की थी बच्चों, बोलो बेटा एक चीज बताओ, O2 अगर पैरामैग्नेटिक है तो बेटा O के ठीक नीचे कौन आता है? O के ठीक नीचे कौन आता है बच्चों? सल्फर। तो ग्रुप वाले एलिमेंट का नेचर सिमिलर आता है कि नहीं आता? ग्रुप वाले एलिमेंट का नेचर सिमिलर आता है ना बच्चों, आएगा। अब देखो बेटा ये S2 मॉलिक्यूल मिलते कम है, देखो सुनो, हम क्या बोलेंगे, एट 1000 केल्विन टेम्परेचर, है ना, वेपर फेज ऑफ सल्फर, है ना, कंटेन्स S2 molecules, है ना, which is paramagnetic similar to O2, which is paramagnetic similar to O2। बोलो बच्चों ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आ गई बच्चों, ठीक है ना? तो बताओ पैरामैग्नेटिक कोई भी ओड नंबर में आ जाए, और इवन में क्या बच्चों, इवन में क्या, इवन में कौन कौन से, इवन में 10, 16, 32, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं डायामैग्नेटिक, ठीक है। तो डायामैग्नेटिक क्या होंगे बच्चों? इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इनको छोड़ के, एक्सेप्ट 10, 16, 32। इवन में किनको छोड़ना बच्चों, किन किन को ऊपर लिख छोड़ेंगे ना। अब देखो बेटा सुनो, जैसे मैं ये बोलूं O2 -2, O2 -1, O2, O2 +1, O2 +2, B2, B2 -1। अब सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, देखो इनमें टोटल इलेक्ट्रॉन, इसमें 18, 17, 16, 15, 14, 10, 11। अब देखो बेटा इनका नेचर देखते हैं, बताओ बच्चों 18 वाला क्या होगा? 18 ओड नंबर या इवन नंबर? 18 कैसा नंबर है बच्चों? इवन है ना, इवन वाला क्या होगा? डायामैग्नेटिक। अगला पैरामैग्नेटिक। अब बताओ 16 वाला बताओ बच्चों, 16 वाला, 16 वाला पैरा है, 15 वाला पैरा है, 14 वाला डाया है, 10 वाला, 10 वाला पैरा है और 11 वाला पैरा है। याद आ गया? तो बेटा आपको जो चीज ध्यान रखनी थी वो समझ में आ गई, वो समझ में आ गई बच्चों। किसको याद रखना है, किसको याद रखना है बच्चों? 10, 16, 32, 10, 16, 32 याद रह जाएगा। तो बच्चों क्या एमओटी का कंसेप्ट समझ में आया? छोटा सा 10, 10, 12, 32, 10, है ना। तो देखो अपन बिना डायग्राम बनाए ही बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना बच्चों,
बिना डायग्राम बनाए ही बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। और बेटा इसमें 3 कैटेगरी आई। 3 कैटेगरी याद है क्या? हमने पहले पढ़ा था हाइड्रोजन टू बेरिलियम, फिर पढ़ा था ऑक्सीजन टू नियोन, और फिर पढ़ा था बोरोन टू कार्बन। याद करो, ये मैंने पढ़ाया बच्चों, पढ़ाया बच्चों? ठीक है, चलो बच्चों अब एक चीज बताओ। देखो बेटा, मान लो, एक चीज सुनना ढंग से, अगर मैं ऐसा बोलूं, ये मान लीजिए आपका, मान लो फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, फोर्थ फ्लोर है, फिफ्थ फ्लोर है। तो इनमें मान लीजिए लोग रहते हैं, ठीक है? तो मुझे एक बात बताओ बेटा कि हाईएस्ट लेवल पर कौन सा फ्लोर ऑक्यूपाइड है? हाईएस्ट लेवल पर कौन सा फ्लोर ऑक्यूपाइड है? ऑक्यूपाइड पूछा है, ऑक्यूपाइड फोर्थ है बच्चों। और बताओ लोवेस्ट लेवल पर कौन सा फ्लोर अनऑक्यूपाइड है? लोवेस्ट लेवल पर कौन सा फ्लोर? देखो लोवेस्ट लेवल पर फिफ्थ ही है ना, अनऑक्यूपाइड बच्चों फिफ्थ ही है। सिक्स भी अनऑक्यूपाइड है, लेकिन लोवेस्ट लेवल पर कौन सा वहां? लोवेस्ट लेवल पर कौन सा वहां? फिफ्थ हुआ बच्चों। ये समझ में आ गया? आ गया? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड और लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड, बोलो बच्चों। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं बेटा, इस ग्रुप इसको तो मैं हटा देता हूं, ये तो हमारे कोई काम आएगा नहीं, ठीक है? अब एक काम करते हैं, एक बार मैं आपको डायग्राम में लिए चलता हूं। देखो बेटा, ये मेरे पास एक डायग्राम है, चलो अपन यहां आ जाते हैं। ये डायग्राम पड़ा? चलो मैं एक काम करता हूँ, वापिस बना ही लेता हूँ ना। देखो बेटा, जैसे आपने जब बेटा फ्लोरीन का बनाया था, तो फ्लोरीन के डायग्राम में आपने क्या देखा था? कुछ इस तरह की पिक्चर आई थी, देखो बेटा। मैं बेटा फ्लोरीन का बना रहा हूं, ठीक है ना? इधर ये एफ और ये F2 है, और ये इसका 2p है, और ये इसका 2p है। नीचे वाले बनाओ क्या? इस वाले तो समझ में आएंगे, 1s 2s। अब देखो बेटा सुनो, यहां जब आप इलेक्ट्रॉन भरोगे तो ऐसा भरोगे बेटा, भरोगे कि नहीं भरोगे? भरोगे। अब मुझे बताओ, देखो बेटा ये हो गया आपका पाई स्टार 2px, ये हो गया पाई स्टार 2py, और ये हो गया सिग्मा स्टार 2pz, है बच्चों? अब मुझे बताओ हाईएस्ट लेवल पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड है? बताओ हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेवल बताओ, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड जहां तक इलेक्ट्रॉन है, बताओ। देखो बेटा पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, है बच्चों? मैं कह कि देखो बेटा सुनो, पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, ये क्या बच्चों? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है बच्चों। इनको अपन नाम दे रहे हैं होमो। इनको क्या नाम दे रहे हैं बच्चों? इनको नाम दे रहे हैं होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या नाम दिया मैंने? बोलो बच्चों, इसका नाम दिया मैंने हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखो, आप मुझे बताओ लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड, इसके ठीक ऊपर वाला लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड हो गया बच्चों, बोलो बेटा, है ना? तो मैं कह सकता हूं देखो कि सिग्मा स्टार 2pz, ये क्या है? ये है
लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, ल्यूमो बोल सकते हैं बच्चों, ल्यूमो, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है बच्चों? बोलो बेटा। तो होमो ल्यूमो समझ में आ गया? होमो क्या है, ल्यूमो क्या है। अब देखो बेटा सुनो, अगर अपन बात करें कि इन केस ऑफ हेलोजेंस, है ना बेटा, हेलोजेंस में देखो, जैसे सपोज ये इस तरह से लेने को, इसको आप बोल रहे हो होमो, इसको बोल रहे हो ल्यूमो। होमो ल्यूमो टर्म समझ में आ गया क्या बच्चों? होमो ल्यूमो टर्म समझ में आ गए? अब देखो बेटा, होमो एक तरह से पाई स्टार है और ल्यूमो सिग्मा स्टार है। अब देखो बेटा सुनो, ये ऐसे कंपाउंड है जिनमें होमो ल्यूमो के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है ना, वो बहुत ही कम है। हेलोजेंस के केस में बच्चों, होमो ल्यूमो के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है ना, वो बहुत ही कम है। तो इस कारण क्या होता है बेटा कि आपका जो होमो पे जो इलेक्ट्रॉन है, उसको अगर थोड़ी सी भी एनर्जी मिल गई तो वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके ऊपर चला जाता है बेटा। समझ में आ गई बात? ठीक है ना? मैं क्या कह रहा हूं, इसको देखो, मैं डायग्राम को वापस बना देता हूं ऐसे। देखो, इस इलेक्ट्रॉन को अगर थोड़ी सी भी एनर्जी मिल गई तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके ऊपर जाएगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन वापस नीचे आएगा तो उस एब्जॉर्ब्ड एनर्जी को रिलीज करेगा बच्चों। तो क्या होगा वहां पे, क्या डेवलप हो जाएगा बच्चों? कलर डेवलप हो जाएगा। समझ में आया? अरे होमो ल्यूमो समझ में आया क्या? बोलो बच्चों, समझ में आया? होमो ल्यूमो को अपन पाई स्टार सिग्मा स्टार भी बोल सकते हैं। तो ये बेटा, इस पे क्वेश्चन आ चुका है बच्चों आईआईटी जेईई के अंदर। आ गया समझ में? तो देखो बेटा, अपन क्या कह रहे हैं कि इन केस ऑफ हेलोजेंस, है ना, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन होमो एंड ल्यूमो is very small. So electron can be excited by the absorption of energy from visible light, है ना? And when electron returns to ground state, then energy is released, and due to this released energy, halogens have specific color. ये बेटा, ये जो मैंने पॉइंट लिखा ना, ये नेक्स्ट ईयर 12th में आपको वापस पढ़ना है बेटा। नेक्स्ट ईयर 12th में आपको वापस पढ़ना है ना? तो मैंने आपको अभी पढ़ा दिया, और ये क्वेश्चन आ चुका बच्चों आईआईटी जेईई में। इस होमो ल्यूमो पर 3 बार, होमो ल्यूमो पर बच्चों 3 बार क्वेश्चन आ चुका है ना? अब देखो बेटा सुनो, अब इनके कलर क्या क्या है, F2, है ना, Cl2, Br2 और I2। देखो, F2 का कलर है बेटा लाइट येलो,
इसका है बच्चों ग्रीनिश येलो। फिर इस नेक्स्ट वाले का है रेडिश ब्राउन, और नेक्स्ट वाले का है डीप वायलेट। तो लाइट येलो, ग्रीनिश येलो, रेडिश ब्राउन एंड डीप वायलेट, ये कलर है। तो बेटा ये कलर इंपॉर्टेंट है, और ये आपके, है ना, जब अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना बेटा आपकी 11th की, तब काम आएंगे आपके। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनके कलर यूज आएंगे। हो गया बच्चों, हो गया। अब देखो बेटा सुनो, अब एक चीज समझना बेटा, एक है ना एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट, है ना। जैसे अपन टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करते थे और आराम से अपन क्या करते हैं बेटा, उसका बॉन्ड निकाल लेते हैं, लेकिन उसमें एक जगह दिक्कत है बेटा। देखो सुनो, एक मेरे पास है CO, है ना। अब थोड़ा सा इसको समझना बच्चों। देखो बेटा CO की बात करें तो बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन देखो, इसमें 14 है, इसमें 13 है, और इसमें 12 है बच्चों। अगर मैं इसमें +1 और +2 लगा देता हूं तो हो गया बच्चों। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन हटाओगे वैसे वैसे आ जाएगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज। बोलो बेटा, अरे CO+1 और 13 होंगे ना। अब देखो बेटा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि CO बॉन्ड लेंथ, तो देखो बेटा इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो है 1.128, फिर इसकी है 1.115, और इसकी है 1.05 एंगस्ट्रॉम। एक बात बताओ बच्चों, ये जो बॉन्ड लेंथ है ये क्या हो रही है, ये हो रही है या इंक्रीज हो रही है? बोलो बच्चों, ये बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, ये डिक्रीज कर रही है ना। बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर रही है बच्चों, कंफर्म डिक्रीज कर रही है ना। इसका मतलब बताओ, बॉन्ड लेंथ अगर डिक्रीज कर रही है तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ना चाहिए ना। बोलो बच्चों, बॉन्ड लेंथ अगर डिक्रीज कर रही है तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, सुनना बेटा। मैंने क्या बोला, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है ना। देखो हमारे अकॉर्डिंग इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3, इसका आना चाहिए 2.5, और इसका आना चाहिए 2, लेकिन इसका 2.5 नहीं आता और ना इसका 2 आता है। इसका आता है बेटा 3.5 और इसका आता है 4। अब ये कैसे आया, ये समझाना है बच्चों को, यही बात अपने को सीखनी है ना। ये बात हमें सीखनी है बेटा। अब अच्छे से सुनना, देखो बेटा आप थोड़ा सा ध्यान देना। एक बार बताओ बेटा, आपने कार्बन मोनो स्ट्रक्चर पढ़ी थी क्या? आपने कार्बन मोनोऑक्साइड की स्ट्रक्चर पढ़ी थी? पढ़ी थी। ऐसी स्ट्रक्चर होती है बच्चों जो मैंने बना रखी है, याद करो। देखो हमने क्या बोला था, कार्बन के वैलेंस शेल में क्या होते हैं बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं बच्चों, कार्बन के पास 4 और ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं। देखो बेटा यहां पर इस तरह से हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। आप मुझे बताओ कार्बन वाले सर्कल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए अभी तक? कार्बन वाले में बच्चों 6 ही हुए ना, और ऑक्सीजन वाले में कितने हुए? ऑक्सीजन वाले में 8 हो गए। तो फिर क्या करता है, ऑक्सीजन एक लोन पेयर देता है इसको, और क्या बना देता है, ऑक्सीजन एक लोन पेयर देके क्या बना देता है बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है ना, बनता है बच्चों।
बोलो, बनता है ना, बनता है। तो देखिए कैसे, देखो बेटा ऐसा बनता है, पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, ये पढ़ाया था। अरे हाँ बना तो बोलो। अब देखो बेटा, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर ऐसे पढ़ा है, ऐसे दिखा दिया मैंने। पहले यहां तक स्ट्रक्चर समझ में आ गई क्या? यहां तक स्ट्रक्चर समझ में आ गई क्या? आ गई बच्चों? अब मुझे बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन है जो ऊपर दिखा रखे हैं, ठीक है बेटा, अब मुझे बताओ, ध्यान से सुनना, इन दोनों के बीच में क्या होगा? बताओ, इन दोनों के बीच में बच्चों क्या होगा? रिपल्शन होगा। अब देखो बेटा, मान लो मैं यहां से एक इलेक्ट्रॉन हटाता हूं, तो मुझे बताओ बच्चों, इलेक्ट्रॉन कार्बन देगा या ऑक्सीजन देगा? कौन देगा बताओ बच्चों? इलेक्ट्रॉन कार्बन देगा या ऑक्सीजन? देखो कार्बन को देना चाहिए ना, क्यों देना चाहिए कार्बन को? बोलो बच्चों, कार्बन की ईएन कम होती है, कार्बन लेस ईएन वाला है बच्चों। तो देखो बेटा क्या हुआ, कार्बन से जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो बेटा इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्या? आ गया बच्चों? बोलो बेटा, आ गया। अब देखो बेटा, जो पहले रिपल्शन हो रहा था, अब बेटा वो क्या होगा बताओ? अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा। तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? बॉन्ड लेंथ क्या होगी बच्चों? डिक्रीज करेगी। अच्छा आगे चलो, अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन और हटा देता हूं, तो कार्बन पर +2 आ जाएगा क्या? कार्बन पर +2 आ जाएगा। तो मुझे बताओ कि अट्रैक्शन और बढ़ गया क्या? बढ़ गया, अट्रैक्शन और बढ़ गया, तो बॉन्ड लेंथ और कम हो जाएगी बच्चों। बोलो, बॉन्ड लेंथ और कम होगी। ये बात समझ में आई क्या? ये बात समझ में आई क्या सबको? बोलो बच्चों, आ गई? अब एक चीज बताओ बच्चों, जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आपका अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो एटम पास पास में आएंगे, एटम पास पास में आएंगे बच्चों। एटम जब पास पास आएंगे, तो बच्चों बताओ बॉन्ड लेंथ क्या हुई? बॉन्ड लेंथ क्या हुई? डिक्रीज हुई, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हुई। अब मुद्दा ये है कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे इंक्रीज हुआ? अब समझना बेटा, अब ध्यान देना। अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब, आप बताओ, ध्यान से सुनना, देखो बेटा सुनो, कि अपन ऐसा बोलेंगे, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है? NB माइनस NAB डिवाइड 2। मुझे बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि बॉन्ड ऑर्डर मुझे इंक्रीज करना है ना, तो मैं बताओ, मैं इलेक्ट्रॉन हटा रहा हूं, इसका अगर बताओ मैं एंटी बॉन्डिंग में से इलेक्ट्रॉन कम करते जाऊं, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा ना? बोलो बच्चों, अगर एंटी बॉन्डिंग में से इलेक्ट्रॉन कम करते जाऊं, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। क्रिस कालरा, समझ में आया बच्चा तेरे? कालरा साहब, समझ में आया क्या? क्रिस कालरा, अरे क्रिस कालरा क्लास में क्या? बोलो बच्चों, आप बताओ, अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर बढ़ाना है, तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम करो। तो जैसे जैसे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाएगा ना बच्चों? बताओ, अरे बढ़ता जाएगा ना? बोलो, ये बात समझ आई? ये बात समझ में आई क्या? इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं क्या, कि कार्बन के ये जो इलेक्ट्रॉन आप हटा रहे हो, वो किस नेचर के इलेक्ट्रॉन हुए फिर? बताओ, कार्बन के ये जो इलेक्ट्रॉन हटा रहे हो, वो किस नेचर के हुए? वो एंटी बॉन्डिंग के हुए कि नहीं हुए? हुए बच्चों? अरे हुए क्या? समझ में आई बात? अरे ये लॉजिक समझ में आया क्या? देखो, हेट्रोडाई एटॉमिक आपके सिलेबस में है नहीं, हेट्रोडाई एटॉमिक आपके सिलेबस में है नहीं,
नहीं तो मैं आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करता, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, एग्जाम में आता तो है नहीं, है ना। ये इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, समझ में आ गया। अच्छा एक बात हो बेटा, कार्बन के ऊपर जो लोन पेयर है, ये वैसे तो किसी भी बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करे ना बच्चों। अरे कार्बन और ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर दिखाए हैं, क्या वो किसी बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? नहीं कर रहे। अब बताओ, जब वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो मैं उनको कैसे इलेक्ट्रॉन बोलूंगा? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलूंगा। लेकिन मुझे ये बोलना पड़ेगा कि जो कार्बन के नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, उनके अंदर स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर है। क्या ये बात सही बोली मैंने? कार्बन के जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, उनमें स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर है, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर होने के कारण ही बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है बच्चों। और जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, तभी तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई क्या? बोलो। अरे बेटा देखो, पहले दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन थे, रिपल्शन हुआ, एक पे पॉजिटिव आया, अट्रैक्शन हो गया, फिर अगले पे फिर पॉजिटिव आया और अट्रैक्शन बढ़ गया ना बच्चों। तो ये बात सुनाई बच्चों, बोलो। तो अपन क्या बोलेंगे, देखो अपन क्या बोलेंगे कि अपन इसको ऐसा बोलेंगे, देखो बेटा, व्हेन कार्बन मोनो ऑक्साइड, है ना, व्हेन कार्बन मोनो ऑक्साइड is converted to CO plus and CO plus 2। हमने क्या बोला कि जब CO को आप कन्वर्ट कर रहे हो CO प्लस एंड CO प्लस 2, तो अपन बोलेंगे कि देन electrons are removed from 2s orbital of 2s orbital कार्बन। बोलो बच्चों, है ना, 2s ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। अब देखो मैं क्या बोलूंगा, ये बोलूंगा कि दिस 2s ऑर्बिटल, है ना, इज नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नॉन बॉन्डिंग क्यों बोला बेटा, समझो। कार्बन के इलेक्ट्रॉन किसी भी बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, इसलिए मैंने इसको नॉन बॉन्डिंग बोला। दिस 2s ऑर्बिटल इज नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। बोलो बच्चों, अपन ऐसा कह सकते हैं, which has slightly anti-bonding character, which has slightly anti-bonding character। ठीक है बच्चों, बोलो। and due to this reason bond order increases with the removal of electrons। तो बेटा देखो, ये कार्बन मोनोऑक्साइड का समझ में आएगा कुछ? देखो, हेट्रोडाई एटॉमिक आपके सिलेबस में है नहीं। अगर सिलेबस में होता ढंग से एनर्जी लेवल डायग्राम, तो मैं पूरा एक्सप्लेन करता। अब एक्सप्लेन कर भी दूं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। एग्जाम में तो आपको अगर पूछेगा तो वो ये पूछेगा। तो एक चीज याद रख लेंगे, ये कार्बन मोनोऑक्साइड वाली बच्चों, बोलो बताओ, कर लोगे क्या? ये समझ में आ गया? और अगर आपको लगे तो अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, पी ब्लॉक।
है ना। जब पी ब्लॉक पढ़ेंगे ना तो कार्बन मोनोऑक्साइड वहां पे आएगा, तो आप अगर बोलोगे तो मैं वहां पर इसका एनर्जी लेवल डायग्राम एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, आपका जो लास्ट टॉपिक है वो लेते हैं बेटा, ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर स्पीसीज। ठीक है ना, अब अपने को लेना है बेटा, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर स्पीसीज। एक बात हो बेटा, अगर ओड इलेक्ट्रॉन है तो वो स्पीसीज क्या होगी, बताओ बच्चों। ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हमेशा क्या होती है, पैरामैग्नेटिक होती है ना। ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हमेशा बच्चों पैरामैग्नेटिक होती है। तो क्या बोलेंगे अपन, बोलेंगे सच स्पीसीज आर ऑलवेज पैरामैग्नेटिक। ये तो समझ में आ गया होगा एमओटी से। अब देखो बेटा सुनो, अब अपन क्या बोल रहे हैं, एंड दे आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, है ना। अपन दो ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं। देखो बेटा सुनो, सबसे पहले क्या, लोकलाइज्ड ओड इलेक्ट्रॉन। ये लोकलाइज्ड का मतलब समझो, लोकलाइज का मतलब समझते हो, इलेक्ट्रॉन जहां पर है वहीं पड़ा है। बेटा लोकल क्या होता है, लोकल समझते हो, अपन कहते हैं ना आप तो यहाँ के लोकल हो, मतलब फिक्स हो गया बच्चों, वही जगह रह गई। तो क्या बोलेंगे अपन कि व्हेन odd electron is not participating in resonance, है ना। जब odd इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा हो, रेजोनेंस में नहीं जा रहा हो बच्चों, समझ आ रही है बात। ठीक है, वो कहीं भी घूम नहीं रहा है, वो वहीं पड़ा है। अब इसमें आगे की बात समझो, देखो बेटा, अब इसमें मैं एक चीज समझाता हूं कि व्हेन En of lateral atom, बेटा इसको ढंग से समझ लेना, when En of lateral atom is more than that of central atom, then odd electron containing orbital is converted into hybridized orbital। अब ये जो मैंने लाइन लिखी है ना, इस लाइन को बेटा, इस लाइन को मैं समझाता हूं बेटा, सुनना ढंग से। इस लाइन को कैसे, क्या है, ध्यान दीजिए। देखो बेटा, सपोज मेरे पास ये है बेटा, अच्छे से समझना, ये लिखा मैंने, कार्बन के साथ 3 फ्लोरीन जोड़ दी मैंने। ठीक है बेटा, एक बात बताओ बेटा, फ्लोरीन की ईएन क्या कार्बन से ज्यादा है क्या, फ्लोरीन की ईएन क्या कार्बन से ज्यादा है बच्चों। ओके, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा नहीं खींचेगा, खींचेगा ना बच्चों। जब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा तो बताओ, फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, तो कार्बन पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव आएगा क्या बच्चों। अब मुझे बताओ, जब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया तो उसका साइज क्या हुआ, उसका साइज क्या हुआ बच्चों, अरे उसका साइज क्या हुआ, डिक्रीज हुआ ना। एक बात बताओ बेटा, जब हाइब्रिडाइजेशन होता है, ध्यान से सुनना, देखो बेटा जैसे ये और ये दो ऑर्बिटल कंबाइंड हुए, आपने देखा बेटा ऑर्बिटल इतना सा रह गया ना। अरे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऐसे बनाए थे ना, तो हाइब्रिडाइजेशन जब भी होता है तो ऑर्बिटल के साइज में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है क्या, ऑर्बिटल का साइज डिक्रीज करता है क्या,
अरे बच्चों डिक्रीज करता है क्या? करता है ना बच्चों। तो ऑर्बिटल का साइज डिक्रीज किया। अब बताओ, अगर ऑर्बिटल का साइज डिक्रीज किया इसका मतलब वो साइज छोटा होके इतना रह गया। इतना रह गया बेटा, इतना रह गया। अब मुझे बताओ, जब साइज डिक्रीज हो गया इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये किस ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो गया? बताओ बच्चों, किस ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो गया? हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो गया। हो गया बच्चों? यानी अब देखो बेटा, ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो चुका है। अरे समझ में आया ऐसा क्यों बोला? तो अब देखो बेटा इसमें क्या हुआ, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है बच्चों। तो टोटल कितने हो गए? 4 हो गए हो गए बच्चों। अगर 4 हो गए तो इसकी हाइब्रिड स्टेट क्या आ गई? sp3 आ गई। आगे बच्चों बोलो। अब बताओ, जब 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? तो क्या बोलेंगे बेटा? ये पिरामिडल हुआ। ये पिरामिडल हुआ क्या हुआ बच्चों? देखो बेटा मैंने क्या बोला, जब हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, आप ध्यान दो, ये इस तरह के ऑर्बिटल थे, हमने इनको मिला के कुछ इस तरह के ऑर्बिटल बनाए। तो साइज पहले से छोटा किया ना, अरे छोटा किया ना। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, फ्लोरीन ने जब कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचे तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया क्या? अरे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना बाबू। तो जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो साइज छोटा होता है ना। पॉजिटिव चार्ज आने से साइज छोटा होता है, यानी वहां पर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना। कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है बच्चों, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, ये एग्जांपल हो गया ए। अगर मान लो मैं ये लेता हूं बेटा, ध्यान से सुनना, ये लिया मैंने। अब सुनना बच्चों, अब देखो बेटा, इस हाइड्रोजन की ईएन तो 2.1 है और कार्बन की ईएन 2.5 है। तो मुझे बताओ कि ये ओड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ऑर्बिटल में कॉन्ट्रैक्शन होगा क्या? ओड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग होगा क्या कॉन्ट्रैक्शन? नहीं हो सकता ना। क्यों नहीं हो सकता? बोलो बच्चों, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप देखो, इस बार इलेक्ट्रॉन को कौन खींच लेगा? अरे इस बार इलेक्ट्रॉनों को कौन खींच लेगा? कार्बन। कार्बन खींचेगा ना, तो कार्बन तो मोटा होता जा रहा है ना। अरे कार्बन तो मोटा होता जा रहा है ना भाई, नेगेटिव चार्ज के कारण। और हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है बच्चों? कॉन्ट्रैक्शन होता है ना। तो कॉन्ट्रैक्शन तो, अरे कॉन्ट्रैक्शन तो नहीं हुआ ना बच्चों। अब जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, कि क्या इस ऑर्बिटल को अब मैं क्या बोलूंगा? हाइब्रिडाइज बोलूंगा या अनहाइब्रिडाइज्ड? बोलो बच्चों, इसको मैं बोलूंगा अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। बोलूंगा क्या बच्चों? बोलो। इसका मतलब इसके पास सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए बच्चों। बोलो बेटा, सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए क्या? 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या आई? sp2। sp2 का मतलब क्या हो गया? ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया बच्चों? अरे समझ में आया क्या ये एग्जांपल? बोलो बच्चों। अरे ईएन से यार, इतना सिंपल वे में बता दिया मैंने आपको। अगला देखो बेटा सुनो, अगला लेता हूं मैं एग्जांपल। ये बताओ बेटा, आप बताओ, NO2 में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ। बताओ बच्चों,
NO2 में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइज स्टेट बताओ। आप बताओ, ऑक्सीजन की ईएन नाइट्रोजन से ज्यादा है या कम है? बताओ। लेटरल एटम की ईएन ज्यादा है सेंट्रल एटम से, तो ये क्या करेगा? ये कॉन्ट्रैक्शन कर देगा क्या बच्चों? ये कॉन्ट्रैक्शन कर देगा। कॉन्ट्रैक्शन कर देगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन करते ही हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। तो अब बताओ, दो तो सिग्मा बॉन्ड और एक आपका ओड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ऑर्बिटल, टोटल कितने हो गए? टोटल कितने हो गए बच्चों? 3। तो बोलो क्या आ जाएगा? sp2 आ जाएगा क्या? आ जाएगा बच्चों। देखो अपन क्या बोलेंगे, En of oxygen greater than En of नाइट्रोजन है बच्चों। तो क्या बोलूंगा, देखो, 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, है ना? तो टोटल 3 हो गया, तो sp2 हो गया। हो गया बच्चों, हो गया। वैसे देखो बेटा, यहाँ जो इसका एंगल है ना, वो आता है 134। 12th में आपको इसकी स्ट्रक्चर पढ़नी है बेटा, 12th में आप इसकी स्ट्रक्चर पढ़ोगे, है ना? ये ऐसा कैसे हुआ? ठीक है, चलिए अगला बताओ। ये बताओ, ये बताओ बच्चों, ये क्या है? इसके एवरेज शेयर बताओ। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? देखो, अगर आप ध्यान दो तो En ऑफ ऑक्सीजन ग्रेटर देन En ऑफ क्लोरीन है। तो बेटा इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड कितने हैं बच्चों? 3 है ना? है बच्चों। और अब बताओ, ओड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड हुआ या अनहाइब्रिडाइज्ड हुआ? ओड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड हुआ या अनहाइब्रिडाइज्ड? हाइब्रिडाइज हो गया क्या? हाइब्रिडाइज हो गया क्या? तो बताओ, अब हाइब्रिड स्टेट क्या आ गई? हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 आ गई क्या? आगे बच्चों, तो देखो क्या बोलोगे, 3 सिग्मा प्लस 1 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, तो sp3। अरे बच्चों, पॉइंट समझ में आया क्या? लेटरल एटम की ईएन अगर आपकी सेंट्रल एटम से ज्यादा है बेटा? अगर लेटरल एटम की ईएन सेंट्रल एटम से ज्यादा है तो वो हाइब्रिडेशन कोज करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा। बेटा ये रेडमी नाम से कौन है बच्चे क्लास में? ये जो रेडमी नाम से एंटर किया है, ये कौन है बच्चा? हाँ भाई, ये रेडमी नाम से कौन एंटर हुआ है? अभी जो एंटर हुआ है, अरे रेडमी कौन हो तुम? मैं हटा रहा हूं नहीं तो फिर तुम्हें। हाँ भैया, चलिए। हो गया बच्चों? आगे चलें, आगे चले बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, हमने क्या बोला कि इनके जो इलेक्ट्रॉन है, ओड इलेक्ट्रॉन, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। अब एक बात सुनना बेटा, देखो क्या होगा, ध्यान सुनना। जैसे देखो बेटा सुनो, ये मेरे पास ये था और एक ये था। एक बात दो बेटा, अगर ध्यान दें, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, क्या ये दोनों आपस में मिलके बॉन्ड बना सकते हैं क्या?
क्या ये दोनों आपस में मिलके बॉन्ड बना सकते हैं क्या बच्चों? बोलो, बना सकते हैं या नहीं बना सकते? बोलो बच्चों। अरे एक एक इलेक्ट्रॉन है, अनपेड है, तो बॉन्ड बना सकते हैं ना? बोलो तो सही। तो देखो बेटा, अब जैसे ही बॉन्ड बना, तो मुझे एक बार बताओ बेटा, जो इलेक्ट्रॉन आपके अनपेड थे उनकी क्या होगी? अनपेड इलेक्ट्रॉन पेड हो गए क्या? अनपेड इलेक्ट्रॉन पेड हो गए क्या? हो गए बच्चों? अनपेड इलेक्ट्रॉन पेड हो गए। तो मुझे बताओ, देखो बेटा, ये पहले पैरामैग्नेटिक था, हाँ, और अब ये क्या हो गया? ये डायामैग्नेटिक हो गया कि नहीं हो गया? हो गया बच्चों? अरे समझ में आया क्या? आया बच्चों? अब देखो, पहले इसकी हाइब्रिडेशन स्टेट sp2 आ रही थी, और अब इसकी हाइब्रिड स्टेट sp3 आएगी। आएगी बच्चों? अरे समझ में आया बच्चों? देखो, अगला देखो, अगर जैसे कि मेरे पास ये है, देखो बेटा, इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो जब एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आपस में बॉन्ड बन सकता है ना? अरे बच्चों आप ऐसे सोचो ना, बताओ, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, दोनों के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये बॉन्ड बना लेते हैं कि नहीं बना लेते? अरे दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड बनता है ना? तो बेटा इनके बीच भी बॉन्ड बनेगा क्या? ये देखो, ये बॉन्ड बन गया बेटा, ठीक है। बताओ, ये क्या है? ये पैरामैग्नेटिक, ये क्या हो गया बच्चों बताओ? ये हो गया डायामैग्नेटिक। वह क्या? बोलो बच्चों। बॉन्ड का नाम क्या है? कोवलेंट बॉन्ड है बेटा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से तो बन रहा है, एक ये दे रहा है एक ये दे रहा है, कोवलेंट की द्वारा। अब देखो बेटा, ये आपका, आपकी है ना, रेडिश ब्राउन कलर की गैस होती है बेटा, रेडिश ब्राउन कलर की गैस, और ये क्या हो जाता है? ये ये कलरलेस हो जाता है। कलरलेस क्यों हो गया? क्योंकि अब कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें अनपेयर्ड नहीं है। अरे सुना है बच्चों? बोलो। देखो बेटा, नेक्स्ट, आपने अभी ये देखा था कि इस ClO3 के अंदर, ध्यान दीजिए, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बच्चों, है क्या? बेटा एक आप है ना, अपने सारे बच्चे वीडियो ऑफ रखा करें, कोई भी बच्चा अपना वीडियो ऑन नहीं रखेगा, ये ध्यान रखा। अब बताओ बेटा, इनमें पेयरिंग हो सकती है क्या? अरे इनमें पेयरिंग हो जाएगी क्या? हो जाएगी। होने के बाद देखो बेटा, ये मिल गया, हो गया। ये बात समझ में आ गई? आगे क्या बात समझ में? बोलो बच्चों, सबको क्लियर है? सबको पक्का? तो अपन क्या बोल सकते हैं कि अगर मान लो आपका ओड इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं, तो ऐसी मॉलिक्यूलर स्पीसीज को अगर आप कूलिंग करो ना, तो वो क्या हो जाएगी बच्चों? इनको जब आपने कूलिंग किया, है ना, तो ये दो एक साथ कंबाइंड हो गए ना बच्चों? बोलो बेटा, बोलो। दो एक साथ कंबाइंड हो गए ना, तो मोनोमर से क्या बन गया? मोनोमर से क्या बन गया? मोनोमर से डाइमर बन गया। देखो, पहले एक था, फिर दो हो गई, तो मैं क्या कह सकता हूं कि लोकेलाइज
odd electron containing species represent dimerization on cooling, है ना बेटा? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? Localized odd electron containing species represent dimerization on cooling, and in this way a paramagnetic species is converted to diamagnetic species. बोलो बच्चों, एक पैरामैग्नेटिक किस में कन्वर्ट हो गई? बोलो, एक पैरामैग्नेटिक किस में कन्वर्ट हो गई बच्चों? डायमैग्नेटिक में हो गई। अब देखो बेटा सुनो, एक डीलोकलाइज्ड ओड इलेक्ट्रॉन का आपका बच रहा है ना? डीलोकलाइज मतलब